गुड मॉर्निंग। मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया के सिलेबस पे बात कर रहे थे और हमने अपनी पिछली क्लासेस में पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उसका कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से विदोहन होता है, किस प्रकार से यूज़ होता है, इसके बारे में हमने सारा डिटेल स्टडी किया। अब हम उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे या निर्माण उद्योग की बात हम करेंगे। देखिए, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होती है, वो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि होती है, क्योंकि उसके निर्माण के आधार पर ही किसी भी देश का विकास जो है वो निर्भर करता है। पर जब किसी इंडस्ट्री को लगाया जाता है या किसी इंडस्ट्री को विकसित किया जाता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब वो सारे फैक्टर्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, तभी हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी इंडस्ट्री को अगर सेटअप करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। वो कच्चा माल जहाँ पर अवेलेबल होता है वहाँ पर हम उद्योग स्थापना की बात सोचते हैं, और उसके साथ साथ हमें शक्ति के साधन की उपलब्धता भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सरकार की फेवरेबल नीति भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी चाहिए, और साथ ही साथ जब माल बन जाता है तो उसकी खपत के लिए एक बाज़ार भी चाहिए। मतलब जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं सेटअप होती है तो हमें इन सारे मापदंडों के बारे में पहले अध्ययन करना पड़ता है। जब ये सारे मापदंड अनुकूल होते हैं, सूटेबल होते हैं, तभी हम किसी इंडस्ट्री की स्थापना या कोई लोकेशन हम उसके लिए तय कर सकते हैं कि इस स्थान पर हम इस इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे। दूसरी बात, हम बात करते हैं शक्ति के संसाधन की और रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल को लाना ले जाना और शक्ति के संसाधन को लाना ले जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ का ट्रांसपोर्ट आसान है या कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल आती है। उसके आधार पर हम अपना लोकेशन को डिसाइड करते हैं। श्रम शक्ति भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिना श्रम शक्ति के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जहाँ श्रम शक्ति अवेलेबल है वहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें, अदरवाइज़ हम श्रमिकों को उस स्थान पर ले जाएं जहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगाई है। ट्रांसपोर्ट के साधनों की बात करते हैं। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि रॉ मटेरियल, शक्ति के संसाधन, इनको लाने के लिए प्लस रेडी मटेरियल को ले जाने के लिए, दोनों ही सूरतों में हमें अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप्ड चाहिए। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का है। अगर वो प्रोडक्ट इस प्रकार का है कि वो ख़राब होने वाला है तो हम मार्केट के पास में अपनी इंडस्ट्री को लगाएंगे। अगर हमें इस प्रकार की रिस्क नहीं है तो हम मार्केट से दूर भी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी स्टेट में जब हम इंडस्ट्री को लगाते हैं तो हमें लोकल कई प्रकार की परमिशन, कई प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो सरकारी नीति जो है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सरकार उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है या नहीं चाहती है। कहीं उसने अपना जो टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा तो नहीं कर रखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वही अनइकोनॉमिक हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, और वो सब सूटेबल होने के बाद ही हम अपने इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उस लोकेशन को डिसाइड करते हैं। तो ये जो निर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत भारी सेटअप होता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है। इसको करने के पहले बहुत सारी इस पर रिसर्च की जाती है, तभी हम किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी स्थान पर स्थापित करते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो हम ये मानते हैं कि जो जापान है वो ऐसा देश है जहाँ पे हम एक बहुत अच्छा जो औद्योगिक विकास का एक केस स्टडी है
उसमें हम जापान को देख सकते हैं। और इसमें भी इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली प्रारंभ तो 20वीं शताब्दी में ही हुआ था, परंतु इसमें औद्योगिक उन्नति में ये ब्रिटेन से कहीं आगे था। और हम ये देखते हैं कि अगर हम बाद के सालों की भी बात करें तो जब जापान पे एटॉमिक हमला हुआ, एक तरह से तहस नहस हो गया था जापान, पर उसके बाद भी इन्होंने अपना जो इंडस्ट्रियल विकास है, इंडस्ट्रियल सेटअप है, बहुत जल्दी उसको ठीक किया और आज बहुत अच्छी अवस्था में उन्होंने अपने उद्योगों को पहुंचा दिया है। और इसीलिए हम इसे पूर्व का ब्रिटेन के नाम से भी यहाँ पर इसको हम संबोधित करते हैं। एशिया में अगर हम पिछले कुछ 10-20 सालों की बात करें तो चाइना भी बहुत तेज़ी से उभर के सामने आता है। और चाइना ने तो पूरे, आप देखिए कि वर्ल्ड को एक तरह से व्यापार में कंट्रोल कर लिया है अपनी इस निर्माण उद्योग के कारण। उन्होंने अपने यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप किया इंडस्ट्रीज़ का, इतनी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ लगाई, छोटी मोटी हर तरह की इंडस्ट्री। और विश्व में कौन सा देश अब शायद ऐसा होगा जो चाइना से सामान नहीं खरीदता होगा। उन्होंने अपना सेटअप इस तरह से बनाया कि उनकी हर चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अन्य देशों की तुलना में कम आ रही है। ये ज़रूर है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, पर सस्ते माल के चक्कर में उन्होंने पूरे विश्व को अपने व्यापार के जाल में उलझा लिया है। अगर भारत में दिवाली का त्यौहार होता है और आप बाज़ार में लक्ष्मी गणेश भी खरीदने जाओगे तो उस पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ दिख जाएगा। तो और देशों के बाज़ार वहाँ से compete ही नहीं कर पा रहे हैं। जितनी कॉस्ट वो दे रहे हैं उतनी कॉस्ट पे कोई भी बाज़ार, कोई भी कंट्री उसको compete ही नहीं कर पा रहा है। और इसका क्या रिज़ल्ट रह रहा है कि उन्होंने एक तरह से व्यापार को बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रोल कर रखा है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आर्थिक इसको प्लान किया है, आर्थिक विकास को। तो उन्होंने क्या किया कि जब अच्छी मात्रा में उनका व्यापार चलने लगा तो उन्होंने लगभग विश्व के सभी विकसित देशों में अपनी यूनिट्स डाली या बड़े बड़े पार्टनरशिप्स किए, बहुत पैसा लगाया। तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा है कि आज अगर हम इंडस्ट्री के सिरमौर की बात करते हैं तो चाइना का नाम उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लिया जाता है, नॉट ओनली इन एशिया, पूरे विश्व में। जब ये कोविड काल स्टार्ट हुआ और इसमें चाइना की इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ा, कई देशों ने ये सोचा कि हम इस देश से अपना नाता तोड़ लेते हैं, पर वो मजबूर थे। वो चाइना से किसी भी सूरत में अपना नाता इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो जो सारा उनके यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही है, चाहे आप हम टेक्निकल चीज़ों की बात करें या हाउस होल्ड चीज़ों की बात करें, डोमेस्टिक यूज़ की बात करें, तो हम चाइना को अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसलिए बड़े से बड़ा देश अमेरिका जैसा देश जो है वो भी उससे पूरी तरह से चीज़ों को कट नहीं कर पा रहा है, वो कट करने की सोच ही नहीं सकता। अगर हम चाइना के फ़ोन्स को दुनिया से उठा लेंगे कि हम ये सारे देश एक हो जाएं कि हम चाइना के फ़ोन्स यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा डिसीज़न हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर कर रखा है वो मार्केट चाइना ने ही कैप्चर कर रखा है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए, हमारा जो डिफेंस का काम है, हमारा जो पावर केबल्स का काम है, जो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम का काम है, इसमें भी एशिया में चाइना ने बहुत अपना इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग सेटअप कर रखा है कि हम उससे कहीं भी, या विश्व का कोई भी देश उससे कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम सारी चीज़ें नेगेटिव होने के बावजूद भी हम चाइना को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये ऐसी स्थिति चाइना ने अपने लिए कैसे की कि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया। और इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेटअप होने का क्या रिज़ल्ट रहा कि वो देश विश्व के हर देश से व्यापार करने में सक्षम हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इसके लिए ली, उन्होंने हर देश में कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा, बहुत रिसर्च की और उसके बाद उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। तो हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी है और वो जितनी सशक्त होगी कोई भी देश उतना ही सशक्त होगा। मैं एक चाइना का एक एग्जांपल आपको दे रही थी। हालांकि
हम इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो इन सारे उद्योगों की वजह से चाइना में प्रदूषण और इस प्रकार की समस्याएं भी बहुत हो गई है, पर वहाँ पर इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है, इतना रिसर्च किया जा रहा है कि अब उन्होंने इस प्रकार के संसाधन भी जुटा लिए हैं कि अपने पॉल्यूशन को वो कंट्रोल कर लेंगे। तो वो एक उदाहरण है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कि किस प्रकार से किसी भी देश का भविष्य जो है वो इन पर निर्भर करता है। तो ये जो उद्योग जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम विकास की राह पे बढ़ने के लिए हमें अपना औद्योगिक विकास जो है इसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो हम अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आज हम सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री की हम यहाँ बात करेंगे, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह और इस्पात उद्योग। क्योंकि ये वो उद्योग है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आपका आधार प्रदान करता है। हम इसी के द्वारा और सारे उद्योगों की स्थापना की बातें सोच सकते हैं। तो किसी भी देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री मानी जाती है दैट इज़ लौह इस्पात उद्योग। और हम ये देखते हैं कि अगर हम एशिया की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़े बड़े उद्योग जो कंट्रीज़ में लगे हुए हैं वो आयरन एंड स्टील की लगे हुए हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसकी आवश्यकता होती है। हमारा इवन डोमेस्टिक यूज़ इसका बहुत ज़्यादा होता है। हमें घर बनाने हैं, हमें ब्रिज बनाने हैं, हमें ट्रेन बनानी है, हमें रेलवे लाइंस डालनी है, तो हम इसके बिना उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वही बात है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस उद्योग की आवश्यकताएं क्या है। हम इस उद्योग की स्थापना अगर करेंगे तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले उन कारकों की लिस्ट आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट कारक होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो होता है कच्चा माल, या जो सारा जो रॉ हमारे को चाहिए चीज़ें, वो सारी इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो इस उद्योग के लिए हमें 3 तरह के भारी और कच्चे माल की आवश्यकता, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। उसमें धातु गलाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, उसके लिए हमें गलाने के लिए कोयला या कोई भी शक्ति का साधन चाहिए, और गली हुई धातु को साफ़ करने के लिए हमें चूना और डोलोमाइट जो उसका यूज़ करते हैं हम उसको क्लीन करने के लिए, रिफ़ाइन करने के लिए, तो हमें ये 3 प्रकार के शक्ति के साधन की इसमें आवश्यकता, कच्चे माल की आवश्यकता हमें इससे पड़ रही है। कच्चा लोहा चाहिए जो कि बेसिक इसका रॉ मटेरियल है। फिर उसको गलाने के लिए हमें कोयला चाहिए या कोई भी शक्ति का संसाधन चाहिए, और तीसरा उसको रिफ़ाइन करने के लिए हमें चूना या डोलोमाइट पत्थर ये हमें आवश्यक है। तो इसके बिना हम इस इंडस्ट्री को नहीं लगा सकते हैं जब तक ये तीनों चीज़ें हमें कच्चे माल के रूप में अवेलेबल नहीं होगी। इसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि कोयले के खानों के पास हम इस उद्योग को स्थापित करने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत बड़ी मात्रा में उसका ह्रास होता है, बहुत उसका लॉस होता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि शक्ति के संसाधन के पास ही हम इसको स्थापित कर लें। इसके लिए हमें दूसरी चीज़ चाहिए, सस्ती भूमि चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, क्योंकि जल का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इस प्रक्रिया में जब लोहा बन जाता है उसको ठंडा करने के लिए, भाप बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी के अतिरिक्त परिवहन के संसाधनों की हम बात करेंगे, रॉ मटेरियल लाने, तैयार माल को ले जाने, इन सब के लिए हमें सस्ते शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी चीज़ जो है वो अनइकोनॉमिक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर धातु का या जो तैयार माल है उसकी कॉस्ट ना बढ़े, उसके लिए हमें
सस्ते परिवहन के संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ताकि हम कम लागत में अपने माल को तैयार कर किसी भी स्थान पर भेज सकें। इसके अतिरिक्त हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पूंजी चाहिए। कैपिटल के बिना तो हम इसकी कामना भी नहीं कर सकते, हमें बहुत भारी मात्रा में इसके लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को इसका जो सेटअप होता है बहुत बड़ा सेटअप होता है। उसके लिए बिना अच्छी मात्रा में पूंजी के हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। उसके अतिरिक्त मशीनें हैं, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस है, हमें तकनीकी विकास की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास होती है, तब हम किसी भी इस उद्योग की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एशिया में किस प्रकार से कौन सी आवश्यकताएं हैं इस उद्योग की, जिनको पूरा करने के बाद ही हम इसकी स्थापना के बारे में सोच सकते हैं। कल की क्लास में हम इसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।